हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। रैशनल पर्सन है, ये शायद फर्स्ट टाइम आए हैं। हेलो। या हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? बस बढ़िया। आपके पास पहले भी मैं 2-3 महीने पहले आया था एक बार। अच्छा। तो मेरा क्वेश्चन है अब्राहमिक रिलीजन के बारे में। मैं आपका आंसर सुन रहा था इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में। तो मेरा क्वेश्चन है कि ज्यूडिज्म की हिस्ट्री क्या है? लाइक एक अब्राहम था, फिर मोसेस आया, तो इसमें कितना फिक्शन है, कितना रियलिटी है? आप कैसे समझते हैं? और इस रिलीजन की एक्चुअल हिस्ट्री क्या है? मतलब किन लोगों ने स्टार्ट किया? क्या वो मतलब कोई एक किंगडम था, या किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ी डिफ़िकल्टी होती है ये समझने में कि ये स्टोरीज़ हैं या इसमें कितनी सच्चाई है? जूडाइज्म की हिस्ट्री के बारे में दो चार बातें मैं आपको बता देता हूँ। जूस जो हैं वो अपने आप को कहते हैं कि वो अब्राहम की लिनियज से आ रहे हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल स्कॉलर्स या जूस के मुताबिक अब्राहम लिव्ड समवेयर इन 2200 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। एक हुँ, सिटी जिसे उर कहा जाता है, जो कि तकरीबन तकरीबन पर्शियन गल्फ में इराकी साइड पे लोकेटेड था, वहां से कोई 150 किलोमीटर इन साइड, उस सिटी से ये आता है। वहां से ये निकलता है, ये टर्की जाता है, टर्की से ये नीचे आता है, जेरूसलम आता है, जेरूसलम से फिर ये नीचे बीर सभा तक जाता है, बीर सभा से फिर ये अंदर दश्त सीना या फिर सेनाई डेजर्ट से गुजरता हुआ इजिप्ट चला जाता है। इजिप्ट में ये रहता है फिर कुछ अर्सा, फिर इजिप्ट से वापस आता है, इजिप्ट से वापस आता है तो जेरूसलम जाता है, जेरूसलम से वापस आके फिर ये बीर सभा जाके दोबारा से वहां पे सेटल हो जाता है। ठीक है। अब क्या होता है कि ये मर जाता है, इसकी आगे नस्ल चलती है। अब इसकी नस्ल जब चलती है तो इसका बेटा इसहाक, उसका आगे से बेटा यूसुफ होता है। अब जो है वो कनान के इलाके में जिधर ये रहते हैं, केनन में, वहां पे काल पड़ जाता है, या भूकंप जिसको आप कहते हैं, भूकंप नहीं, भूकंप तो जलजला होता है, जो कि जो ड्राउट हो जाता है। ठीक है। वहां पे ड्राउट पड़ता है तो इसकी औलाद जो है वो सारी यूसुफ के पीछे उठ के मिस्र में चली जाती है। मिस्र में 400 साल रहते हैं, वहां पे ये बहुत बड़ी कौम बन जाते हैं। जब ये वहां से निकलते हैं तो ये एक तकरीबन तकरीबन कोई 1.1 मिलियन होते हैं। ठीक है। उससे 400 साल बाद जब ये वहां से निकलते हैं तो तकरीबन तकरीबन ये 1600 बीसी की बात है। 1600 बीसी में ये वहां से निकलते हैं, 1600 बीसी में ये आते हैं, ये आके केनान के इलाके में आके ये इलाकों को कंकर करते हैं और वहां पे ये सेटल हो जाते हैं। ठीक है। 1600 बीसी में जो है इनकी पहली किताबें लिखी जाती हैं, जिन्हें 5 किताबें, जिन्हें तोरा कहा जाता है। ठीक है। ये जूइश हिस्ट्री है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जूइश हिस्ट्री का क्रैश कोर्स है भाई। ठीक है। तो ये समझ लें। तो ये आते हैं वहां पे 1600 बीसी में आते हैं, तकरीबन 1600 से 1500, कुछ 1400 बीसी भी कहते हैं इसको। ठीक है। तो उस वक्त ये आते हैं, उस वक्त ही मूसा जो है वो पहली 5 किताबें लिखता है। जो 5 किताबें हैं वो कौन सी हैं? तोरा की पहली 5 किताबें, जिन्हें पेंटातुक कहा जाता है, जो क्रिश्चियन बाइबल में पहली 5 किताबें हैं ओल्ड टेस्टमेंट में, जो मिशनाख में और तनाख में पहली 5 किताबें, ये वो किताबें हैं। ठीक है। अब ये किताबें मूसा लिखता है इब्रानी जुबान में, तकरीबन तकरीबन 1500 1400 बीसी के अंदर। अब प्रॉब्लम है इधर बहुत बड़ा कि मूसा जो लिखता है बुक्स, वो लिखता है हिब्रू के अंदर। अब ये क्रिश्चियंस और जूस के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हिब्रू का कोई भी एविडेंस 800 बीसी से पहले आज तक नहीं मिला। ठीक है। ये लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है, ये हर रिलीजन का प्रॉब्लम है, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम। ठीक है। तो हिब्रू का कोई एविडेंस ही 800 बीसी से पहले नहीं मिलता। और आज के मॉडर्न हिस्टोरियन ये बात मानते हैं कि जो ओल्ड टेस्टमेंट की किताबें हैं वो 600 बीसी से लेकर 400 बीसी के या 200 बीसी के दरमियान में लिखी गई। इवन के कुछ बुक्स जैसे बुक ऑफ डैनियल, बुक ऑफ एस्टर, ये 100 बीसी से लेके 100 एडी के दरमियान में कहीं इनको डेट करते हैं लोग। ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर हिब्रू लैंग्वेज 800 बीसी में भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, 900 बीसी में, तो 1400 बीसी के अंदर, 1400 बीसी के अंदर मूसा हिब्रू लैंग्वेज में बुक्स कैसे लिख सकता?
समझ आई बात की, प्रॉब्लम की समझ आई है कि प्रॉब्लम ये है कि लैंग्वेज, जो हिब्रू लैंग्वेज है ना, वो असल में इनकी जो अर्ली हिस्ट्री है ना रिलीजन की, वो उसको झूठा कर रही है। तो आज तक कभी भी कुछ भी 800 बीसी की जो एक रॉक इंस्क्रिप्शन मिलती है, उसको कुछ क्रिश्चियन और जूइश स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये पहली हिब्रू लैंग्वेज है। मगर प्रॉब्लम ये है कि जो सेकुलर हिस्टोरियंस हैं, जो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स हैं सेकुलर, वो ये कहते हैं कि ये प्रोटो हिब्रू है, या ये ओल्ड कैनानाइट की एक लेटर ऑन फॉर्म है कि जब ओल्ड कैनानाइट हिब्रू में कन्वर्ट की जा रही है। तो इसलिए ये जो पहली बात तो ये है कि यहूदियों की हिस्ट्री किसने लिखी, पहली 5 किताबें। तो उसका जवाब बड़ा सिंपल सा है कि यहूदियों के रेबाई जो थे, जो कि तकरीबन 400 से तकरीबन 200 बीसी के दरमियान में कहीं थे, ये सब किताबें उन्होंने लिखी। तोरा कब लिखी गई? तोरा की पहली 5 किताबें शायद 600 बीसी से 400 बीसी के दरमियान में किसी वक्त लिख ली गई थी। ठीक है, अब इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है, इसके और भी सारा एविडेंस हमारे पास आज है। तो इसलिए हमें यह पता लगता है कि यहूदियों ने जितनी भी हिस्ट्री अपनी लिखी, जो कि डेविड तक हिस्ट्री है, सोलोमन तक, और इवन के उसके बाद भी हिस्ट्री है, वो सारी की सारी हिस्ट्री बेसिकली फिक्शनल है या एग्जैजरेटेड है। ठीक है, मूसा का वजूद, एक बात आज ये भी साबित हो चुकी है कि बनी इसराइल या जूज या हिब्रूज कभी भी मिस्र में थे ही नहीं, ये कभी भी वहां नहीं थे। ये कौन लोग हैं? ये कैनानाइट लोग हैं। इनका जो गॉड है, जो गॉड जिसको ये एल कहते हैं या यहोवा कहते हैं, बेसिकली वो जो एल है, बेसिकली वो पहला खुदा था। एल का बेटा था यहोवा। एल की एक बीवी भी थी अतीद्रा, और आशरा उसकी बीवी थी एल की। और बाद में पहले वो खुदा जो था वो एक पूरे कैनानाइट पैंथियन का खुदा था, उसके साथ और भी कई गॉड्स थे। मगर लेटर ऑन फिर क्या टाइम आया कि इन्होंने उसको एज ए सिंगुलर गॉड या फिर उसे एज ए मोनोथीस्टिक गॉड वर्शिप करना शुरू कर दिया। और उसकी बीवी जो थी आशरा, वो भी बैकग्राउंड में चली गई। यहोवा की बीवी भी जो आशरा थी, वो भी बैकग्राउंड में चली गई। और अब जो है ये जूडाइज्म जो सामने आया, वो एक मोनोथीस्टिक फेथ था। हालांकि उससे पहले यही लोग जो थे, ये पहले जिन खुदाओं को मान रहे थे वो वही मेसोपोटामिया के और मिडल ईस्ट के और लेवांट के खुदा थे, जो कि इस तरह के खुदा थे, पॉलीथीस्टिक खुदा थे। तो पॉलीथीज्म पहले था तकरीबन 600 से 400 के दरमियान में। असल में जो मेरा अंदाजा वो क्या है कि यहूदियों को गुलाम बनाया था बेबीलोनियंस ने। बेबीलोनियंस थे पॉलीथीस्टिक, ठीक है, बेबीलोनियंस थे पॉलीथीस्टिक। अब यहूदियों को उन्होंने गुलाम बना लिया हुआ था। अब यहूदी जब उनसे आजाद हुए, जो हिब्रू लोग थे, तो उन्हें आजाद कराया था पर्शियंस ने। और पर्शियंस थे मोनोथीस्टिक लोग, और पर्शियंस ने इनके रिलीजन की रिस्पेक्ट भी शुरू कर दी। तो अब एक सोचने वाली बात है कि यहां तो ऐसा था कि ये पहले ही मोनोथीस्टिक थे कि पर्शियंस ने इनकी रिस्पेक्ट की, और पर्शियंस के उस इन्फ्लुएंस की वजह से इनका मोनोथीज्म और आगे बढ़ गया। या फिर इनके अंदर जो मोनोथीज्म आया, वो आया ही पर्शियंस के मोनोथीज्म की वजह से, जो कि बेसिकली जो ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन है उसकी बेसिस हो सकती है। ठीक है, तो ये दो थ्योरीज हैं इनके बारे में कि ये इनके अंदर इवन के मोनोथीज्म कहां से आया। ठीक है, उसके बाद फिर सारी हिस्ट्री आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर रोमन्स ने इन पे कब्जा कर लिया, और फिर जीसस वाला सारा मामला हो गया। तो वो फिर किसी और टाइम भी हम उसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सही है। ओके, तो मेन पॉइंट आपने ये तो बताया कि हिब्रू कुछ हद तक मतलब 600 बीसी तक की है, आर्कियोलॉजी को देखा जाए, या 500 बीसी। हाँ, तो इससे ये पीछे नहीं है। तो ये कहना तो गलत होगा कि हिब्रू लोग इजिप्ट में गुलाम थे और हाँ, बिल्कुल मोसेस गलत ने है, इसका कोई एविडेंस हिब्रू। नहीं है। ओके, कोई एविडेंस नहीं है, मोसेस का कोई एविडेंस नहीं है। सारे इनके जो पिछले प्रॉफिट्स थे, जो कि सोलोमन तक, उनका कोई एविडेंस नहीं है। इलाया, अलीसा, जाशवा, ठीक है, सैमुअल, इनका कोई एविडेंस नहीं। और यही सारे बड़े नबी हैं जिनको अंबिया कुबरा और द ग्रेटर प्रॉफिट्स कहा जाता है। ये सारे वही हैं, इनके बाद कोई ग्रेटर प्रॉफिट्स नहीं आए। बाकी सबको जो माइनर प्रॉफिट्स कहा जाता है। ठीक है, हाँ, सही हो गया। चलें फिर, ठीक है, थैंक यू ओके सर। ओके, थैंक यू।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।